सही है। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है लास्ट लैब, प्रैक्टिकल नंबर 7 की, कोर्स नंबर 662 की। और ये वाली लैब है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की। ये डेटा था, मैंने ओके कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो ये डेटा आ गया। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि डिफरेंस क्या है, हमने अभी जो कर लिया है एक्चुअल काम वो पीसीए का कर लिया है, फैक्टर एनालिसिस का कर लिया है, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो डीसी का करने जा रहे हैं, यानी सॉरी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। जहाँ पीसीए का काम सिंप्लीफिकेशन था या ज़्यादा वेरिएबल्स में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स से उनको निकालना था, और जहाँ फैक्टर एनालिसिस में जो अंडरलाइंग फैक्टर्स से उनको निकालना था, वहाँ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में जो हमारे पास डेटा गिवन है उसमें से हमें ये देखना था कि क्या हम इनके अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एक को एक ग्रुप में डाल दो, दूसरे दूसरे ग्रुप में डाल दो, तीसरे को तीसरे ग्रुप में डाल दो। सही है। क्या ये ग्रुप और जो बने हैं क्या वो सेंस बनते हैं? जैसे अगर आप एक स्टोर चला रहे हैं एक छोटा सा, तो आप कस्टमर्स का भी हिसाब लगा लें कि हाई परचेसिंग वाले और लो परचेसिंग वाले बंदे कस्टमर है, तो उनकी स्पेंडिंग आदत से वो कितने आते हैं, कितनी बार आते हैं, या कितने का सामान लेकर जाते हैं, उस चीज़ से हम हिसाब लगाएंगे क्या हम इनको हाई में और लो में कर सकते हैं स्पेसिफिकली एक एक बंदे को कि क्या ये हाई में और लो में, और उसके मुताबिक पर हम उसके लिहाज से उसको डील्स दें, यू नो, पर्सनलाइज डील्स। आई मीन यहाँ पर तो नहीं होता, कौन इतना काम करेगा पर्सनलाइज डीलिंग का, लेकिन आई सपोज कोई बहुत बड़ी बड़ी जैसे बड़ी रोल्स रॉयस है, आई आई रियली डू थिंक रोल्स रॉयस जो कंपनी है वो ऐसा करती है कि डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन उसे एक्सक्लूसिव उसके मुताबिक डील्स देती हैं, राइट, कि वो उसको और वो किस तरीके से प्रॉब्ली कर सकती है, वो प्रॉब्ली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ज़रिए हिसाब लगा सकती है कि वो भाई कब उसने रोल्स रॉयस ली थी, कौन सी ली थी, क्या वो अच्छे पैसे खर्च करने वालों में से है या कम पैसा खर्च करने वालों में से। आई मीन ऑफ कोर्स रोल्स रॉयस ले रहा है तो ज़्यादा खर्च करने वालों में से ही होगा वो, लेकिन आई थिंक रोल्स रॉयस में भी फिर कस्टमाइजेशन और दूसरी चीज़ें मॉडलिंग वगैरह का चक्कर आ जाता है। सही है। तो उस तरीके से लिहाज से आप एक हिसाब लगा सकते हैं मार्केटिंग का कि भाई क्या इस बंदे को हम डील ज़्यादा दें या ना दें। सही है। और हमें कैसे पता चलेगा कि डील ज़्यादा देनी चाहिए, जब हमें पता चलेगा कि वो कम खर्च करने वाला है और ज़्यादा खर्च करने वाला है। सही है। अब उस बंदे को कम खर्च में डालना है नहीं डालना है या बड़े खर्च में नहीं डालना नहीं डालना, उसका हिसाब आई थिंक थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस दे देता है, और ग्रुप सेपरेशन है या सही नहीं है। सही है। ये हमारे पास डेटा है, हम लोग जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज में जाके आप चले जाएं क्लासीफाई में, क्लासीफाई में आप जाके चले जाएं डिस्क्रिमिनेंट में, और आपने यहाँ पर ग्रुपिंग वेरिएबल डाल दिया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की और एक खासियत, जहाँ पे पीसीए में और एफए के अंदर आपके पास प्रिडिक्टर वेरिएबल नहीं था, आपके पास रिस्पॉन्सिव वेरिएबल था, राइट। बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं था आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सारे के सारे वहाँ पर, यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी है, और आपके पास यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा होता है। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक उसकी प्रॉपर्टी है, क्या वरना कैसे ग्रुप करेंगे एक हाई, जैसे मैं कह रहा था ना आपको ग्रुपिंग करना, मैं क्या एक हाई पेइंग कस्टमर और एक लो पेइंग कस्टमर, दोनों हाई पेइंग और लो पेइंग, तो क्वालिटेटिव डेटा हो गया ना। अच्छा, इसमें अंदर जो डेटा है वो क्वालिटेटिव बेशक है, लेकिन ये देखिए जॉब लिखा हुआ है टू 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 थ्री 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 थ्री, ये इन्होंने डमी वेरिएबल करा है। वन एक के इक्वल है, टू एक के इक्वल है, और थ्री तीसरे के इक्वल है। सही है। आई थिंक कंजर्वेटिव और आउटकास्ट और वो वगैरह वगैरह का चक्कर है इसके अंदर। मैं चेक करता हूँ अगर यही है, आउटडोर सोशल कंजर्वेटिव। सही है। ग्रुपिंग वेरिएबल में आप JID को बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि वो गलत है। आप जॉब पे ये डालिएगा, रेंज इसकी सेलेक्ट करेंगे, डमी वेरिएबल की 1 से लेकर 3 तक रेंज है। डन है। कंटिन्यू। आउट सोशल है, कंजर्वेटिव है,
और आउटडोर है। ये हमने तीनों इंडिपेंडेंट के अंदर डाल दिए और ये हमने ओके कर दिया। अब ये हमारे पास बनकर आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट में पहला क्या चीज़ है, अनवेटेड केसेस। वैलिड कौन सा है, एंड टोटल 224 से परसेंट 100, एक्सक्लूडेड एक भी नहीं है। कभी कभार जैसे बड़ा डेटा होता है और डेटा मिसिंग होता है, जैसे एक लाइन के अंदर दो दो वेरिएबल्स का है, एक वेरिएबल का नहीं है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा। वो यहाँ आपको दिखा देगा कितना एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर सारे के सारे ही है, तो डेटा अच्छा है, सही है। और ये बता रहा है कि कितना था जॉब में से हमने 85 जॉब के आउट पहले ग्रुप में से हमने आउटडोर, सोशल और कंजर्वेटिव लिया था। दूसरे ग्रुप में से आउटडोर, सोशल, कंजर्वेटिव 93 आए, और तीसरे ग्रुप में से आउटडोर, कंजर्वेटिव और सोशल हमारे पास 66 आए। टोटल 244 आपके पास वेरिएबल्स हैं। आइगन वैल्यूज़ यही बता रहा है कि पहला डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो है हमारे पास, समरी ऑफ कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन 1.81 है, अच्छा है पहला वाला। दूसरा वाला इतना अच्छा नहीं है, सही है। नंबर ऑफ वेरिएंस कितना सॉल्व कर रहा है, 77%, अच्छा खासा है। क्यूमुलेटिव 77%। और कैनोनिकल कोरिलेशन, अब ये क्या चीज़ है, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ। कैनोनिकल कोरिलेशन को आप इस तरीके से समझें कि जितना ज़्यादा कैनोनिकल कोरिलेशन अच्छा हो, ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा कि ग्रुप सेपरेशन है। और अब आप ये चीज़ समझ लेगा कि ग्रुप सेपरेशन जो है वो मतलब यहाँ पर वैलिड है, और ग्रुप सेपरेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा हमारे पास बेहतर है। और जितना ज़्यादा कैनिकल कोरिलेशन होता है उतना ज़्यादा ग्रुप सेपरेशन होती है, मतलब जितना ज़्यादा कैनिकल कोरिलेशन है उतना अच्छा है। और पहले फंक्शन में है, दूसरे में सही है, पहले वाले में अच्छा खासा है, सही है। विल्क्स लैम्डा क्या होता है, एक स्टैटिस्टिक है, और इसमें जब 0.001 से वैल्यूज़ छोटी हों, यानी सिग्निफिकेंस जब छोटी हो अल्फ़ा के से, तो हम बोल देते हैं कि भाई विल कोरिलेशन अच्छा है, मतलब जितना सिग्निफिकेंस छोटी उतना बेहतर है। इसमें 0.005 से छोटी ही है, मतलब सिग्निफिकेंट है दोनों, दोनों में मतलब ग्रुप सेपरेशन अच्छी है। स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोएफिशिएंट्स, मतलब ये कि पहले फंक्शन में आउटडोर कितना काम कर रहा है, सोशल कितना काम कर रहा है, और कंजर्वेटिव कितना काम कर रहा है। पहले वाले फंक्शन में सबसे ज़्यादा सोशल ने दिखाया है, लेकिन नेगेटिव के साथ। मतलब ये फंक्शन ग्रुप सेपरेशन का जो क्रिएट कर रहा है वो सोशल थोड़ा क्रिएट कर रहा है, लेकिन कंजर्वेटिव और आउटडोर जो है वो अच्छा दे रहा है कि सेपरेशन में। जबकि दूसरे फंक्शन के अंदर आउटडोर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और सोशल और कंजर्वेटिव वो है। और ये जो फंक्शंस बनते हैं, याद रखिएगा, डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम। पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैंने पीसीए में आई थिंक बताए थे, वो पैटर्न्स का किस तरीके से क्या है, जो मैंने आई थिंक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाली आपको एग्जांपल दी थी, सही है। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स क्या है, स्ट्रक्चर मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली ये और ये दोनों जो है वो एक ही हैं, सही है। कि पूल विद इन ग्रुप्स कोरिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस, सही है। इसका और विद इन ग्रुप कोरिलेशन का एक हिसाब बना है स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। तो अब ज़्यादातर इस तरीके के 0.75 जो है वो नेगेटिवली काम कर रहा है, और कंजर्वेटिव और आउटडोर से जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की जो सेपरेशन है वो अच्छी है। फंक्शन एट ग्रुप्स ऑन ट्रॉइड्स, ये भी एक स्टैटिस्टिक है कि ग्रुप का कहते हैं डिफरेंस कितना है। पहले वाले फंक्शन में हमारे पास जो -2.19 है, और फिर तीसरा वाला जो है वो 1.420 है, अच्छा खासा एक दूसरे से डिफरेंस है। जितना ज़्यादा वैल्यूज़ अलग होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, आप बस इस तरीके से याद रखिएगा, सही है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता है। ये मैं ज़्यादातर अगर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूँ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। पर बेसिकली इस लिहाज से आप समझें कि ग्रुप सेपरेशन का हिसाब लगाया जाता है कि क्या ग्रुप्स में सेपरेशन पॉसिबल है, जो डेटा आया है क्या उसमें ग्रुप्स में सेपरेशन पॉसिबल है। और अगर ग्रुप में सेपरेशन पॉसिबल है तो फिर हम उसके लिहाज से फिर आगे का डेटा लगाते हैं, सही है। ये एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको वही कस्टमर्स की दी थी कि भाई जो कस्टमर्स आ रहे हैं क्या उसमें ऐसे हैं भी कि हाई पेएबल हैं और लो पेएबल वाले, ऐसी कोई चीज़ है भी, सेपरेशन टाइप की कोई चीज़ है भी। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, बेसिक समरी, बेसिक समरी,
आइगन वैल्यूज़ जितना ज़्यादा कैनोनिकल कोरिलेशन ज़्यादा होता है उतना अच्छा है। फंक्शन 1 का 0.721 अच्छा है। विल्क्स लैम्डा भी सिग्निफिकेंट है, यानी ग्रुप सेपरेशन है। आउटडोर में आप इसको छोड़ के इसको देखिएगा, क्योंकि ये और कोल्ड कोरिलेशन की वैल्यू को मिलकर ही बनता है स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। वही जैसे हम पीसी में देखते थे आइजन वेक्टर्स के अंदर के -0.715 है, और ये वेरिएबल्स 0.468 है, 0.323 आउटडोर का। सही है। फंक्शन एट ग्रुप सेंट्रॉइड्स जितनी ज़्यादा सेपरेटेड होता है उतना बेहतर है। कैसे कि जॉब की सेपरेटेड है, और थर्ड जो हमारा ग्रुप था वो चूँकि सेपरेटेड है, मतलब पहले की जॉब जो है क्या वो आउटडोर कंजर्वेटिव और सोशल है, वो बिल्कुल अलग है जॉब 1 की। और जॉब 3 जो थी, जो भी जॉब थी, क्या वो आउटडोर है, सोशल है या कंजर्वेटिव है, वो उसको अच्छा खास तरीके से बता रहा है कि हाँ भाई सेपरेशंस पॉसिबल हैं इन तीनों में। सही है। बीच वाली ऑफ कोर्स बीच में ही होगी, लेकिन पहली और तीसरे में है, मतलब डेटा में ओवरऑल सेपरेशन है। सही है। इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारे पास फिनिश होती है। अच्छा, इसको जो है वो आर में भी करना बताया था। सही है। आर का चक्कर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं बेसिकली। सही है। आर में करते कैसे हैं मैं आपको इससे ही बता देता हूँ। सही है। ये वही काम जो पहले कर चुका था, मैंने लिखा था फंक्शन 1 स्ट्रांगली सेपरेट्स अ डिस्पैच फ्रॉम द कस्टमर सर्विस वेरिएबल एंड द मैकेनिक्स बीइंग इन विथ मैकेनिक्स बीइंग इन बिटवीन। सही है। 0.107। और फंक्शन 2 क्या था? हेल्प्स डिस्टिंग्विश मैकेनिक्स फ्रॉम द अदर टू वेरिएबल्स। सही है। इन फंक्शन 1 द हाईएस्ट लोडिंग बीइंग विद सोशल with a negative impact on the equation. स्ट्रक्चर से बताया है, स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में हाईली डोमिनेंट वो है ग्रुप सेंट्रॉइड्स। अच्छा देखिए, आइगन वैल्यू पे मैंने ताल्लुक कर दिया, और फिर स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के नीचे मैंने एक ताल्लुक रख दिया, और इसमें देखिए मैंने स्ट्रक्चर मैट्रिक्स पे ही ताल्लुक दिया है। The highest loading being from a social with negative impact on the equation, the highest in dominating loading from being outdoor showing the different dimensions of the data. सही है। A main चीज़ the correlation between the function and the parameters and function 1 we can see that social has a strong relation. In function 2 outdoor being highly dominant in the relation. दोनों में तकरीबन एक ही कमेंट होगा। और फेंट्रॉन में था कि फंक्शन 1 strongly separates the dispatch variable from the customer service variable. आई सपोज जो पहला वाला जो फंक्शन है वो जॉब वो किसी डिस्पैचर काम का था, आई थिंक डिलीवरी वालों का, और तीसरा कस्टमर सर्विस वालों का। तो उसने भाई बता दिया कि हाँ भाई डिस्पैच वाले जो होते हैं वो ज़्यादा आउटडोर या जो भी होते हैं, क्या कहते हैं कि आउटडोर होते हैं, या आउटडोर वेरिएबल का। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, कि भाई बता सकते हैं कि भाई क्या वो आउटडोर थे ज़्यादा, सोशल थे या कंजर्वेटिव थे। और इसमें हम बता सकते हैं कि भाई जो डिस्पैच वेरिएबल है वो एज़ कम्पेयर टू द कस्टमर सर्विस वेरिएबल वो ज़्यादा आउटडोर से या सोशल थे या वेरिएबल था, और उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। क्योंकि आई थिंक इट मेक्स सेंस कि एक डिस्पैच वेरिएबल जो होता है, जो बाहर घूमते हैं, वो आउटडोर होंगे, वो सोशल होंगे, जबकि कस्टमर सर्विस वेरिएबल जो था वो होगा, क्या कहते हैं, वो आउटडोर तो नहीं होगा, वो सोशल सोशल होगा, सोशल बहुत होगा। जबकि ये सोशल और आउटडोर दोनों होगा। और मैकेनिक्स जो हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, वो आउटडोर भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों की तो जॉब की टाइप ही ऐसी कि कोई होना ज़रूरी है। फंक्शन 2 जो है मैकेनिक्स जो है वो अच्छा खासा इन दूसरे से डिफरेंस बता रहा है। आर में कैसे करते हैं? इंस्टॉल करिएगा पैकेजेस मास का, लाइब्रेरी मास ऑनड्यूट कर देगा। एल मॉडल का एक फार्मूला होता है इक्वल्स टू एल जॉब सोशल प्लस आउटडोर प्लस कंजर्वेटिव। सही है, क्योंकि ये नाम यही है। डेटा जो आपको दिया हुआ है पहले से, हम वो लोग ले लेंगे एल मॉडल के अंदर, फिर आप लिख देंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके लिए आप दे देंगे कि ग्रुप्स मीन्स इसमें दिए हुए हैं, कोफिशेंट दिए हुए हैं कि भाई पहले वाले के अंदर कौन सा ज़्यादा कोफिशेंट है, इसमें सोशल आ रहा है, और प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेस में कि LD1 के अंदर कितना है और 2 कितना है। आप इसका एक आइडिया दे दिएगा। सही है।
इस तरीके से ये वाली फिनिश लैब भी हमारी फिनिश होती है।